ईरान और इस्राइल दोनों के बीच जब युद्ध छिड़ा था, उस वक्त ईरान के फेवर में कोई भी मुस्लिम मुल्क काम नहीं आया। ईरान, अजरबैजान और इस्राइल, तीन देश, एक समुद्र और एक बड़ा भू राजनीतिक शक। क्या कैस्पियन सी के रास्ते इस्राइल ने अजरबैजान की मदद से ईरान पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए? क्या अजरबैजान, जो ईरान का पड़ोसी मुल्क है, चुपचाप इस्राइल को रास्ता दे रहा था? अब यही सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल 13 जून 2025 को ईरान के कई अंदरूनी शहरों में धमाके हुए। तेल रिफाइनरीज, रडार स्टेशन और एक मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान ने दावा किया कि यह हमला इस्राइल ने किया है, लेकिन हमला कैस्पियन सी की दिशा से आया था, यानी उत्तर से। ईरान के राजदूत मेहदी सोभानी ने अजरबैजान पर सीधा आरोप लगाया कि उसने इस्राएली विमानों को अपनी हवाई सीमा का उपयोग करने दिया। उनका कहना था कि कैस्पियन सी से ड्रोन और फाइटर जेट्स उनकी सीमा में घुसे और हमला किया। बाकू यानी अजरबैजान की राजधानी से तुरंत जवाब आता है। जवाब में कहा जाता है, यह सब निराधार है। हमने कभी अपनी जमीन या आसमान किसी भी देश के सैन्य हमले के लिए नहीं दिए। लेकिन सवाल तो यह है, अगर रूस, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान इनकी सीमा से नहीं आया, तो इस्राएली ड्रोन ईरान में घुसे कैसे? World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ईरानी मीडिया में सईद न्यूज और तेहरान टाइम्स जैसी संस्थाएं दावा कर रही हैं कि अजरबैजान में इस्राएली बेस लंबे समय से मौजूद हैं। हारेट्स और द एशिया लाइव की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों देशों के बीच खुफिया साझेदारी मजबूत हो चुकी है। साल 2016 में अजरबैजान ने इस्राइल से हथियारों की डील की थी, जिसमें सर्विलांस ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे। कैस्पियन सोरेलाइन पर मौजूद अजरबैजानी हवाई अड्डे कथित रूप से इस्राएली टेक्नोलॉजी से लैस हैं। गिलान और माजंदरान जैसे प्रांतों में स्थानीय लोगों ने अजीब आवाजें, विमानों की उड़ानें और रडार ब्लैकआउट महसूस किए। ईरान के सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक बड़ी साइबर एयर स्ट्राइक थी, जिसमें तकनीक और स्थान दोनों अजरबैजान से जुड़ते हैं। ईरान ने औपचारिक रूप से जांच की मांग की है, वहीं अजरबैजान इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच कैस्पियन सी अब एक नया तनाव का केंद्र बनता जा रहा है। जांच को लेकर ईरान के न्यूज चैनल तेहरान टाइम्स ने बड़ा दावा किया है। दरअसल तेहरान टाइम्स के मुताबिक अब अजरबैजान की मिली भगत को लेकर जांच की जाएगी। सवाल अब सिर्फ हमले का नहीं, बल्कि भरोसे, संप्रभुता और रणनीति का है। क्या अजरबैजान की चुप्पी इस्राएली हमलों की सहमति है, या यह सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति का नया भ्रमजाल? जवाब आने बाकी हैं, लेकिन कैस्पियन सी अब सिर्फ एक समुद्र नहीं, एक रणनीतिक मोर्चा बन चुका है। हाल ही में ईरान और इस्राइल के बीच हुए युद्ध विराम के बाद ईरान कूटनीति के जरिए इस्राइल को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसी के चलते सोमवार 30 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की, जिसमें उन्होंने इस्राइल द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम में हस्तक्षेप को गैर कानूनी करार दिया। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक मैक्रोन ने स्पष्ट किया कि इस्राइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम में दखल देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और फ्रांस इस तरह की कार्रवाइयों की निंदा करता है। ये बातचीत पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई, जहां इस्राइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों ने क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेज़ेश्कियान से बात में न केवल इस्राइल के हमलों की निंदा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की तटस्थता पर भी सवाल उठाए। मेहर न्यूज के मुताबिक मैक्रोन ने कहा कि IAEA ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों की निंदा नहीं की, जिससे उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हो गई है। मैक्रोन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी चर्चा की और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया। उन्होंने इस्राइल द्वारा 13 जून 2025 से शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तक बता दिया। मैक्रोन ने जोर दिया कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और एक तरफा सैन्य कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालती हैं।
पेजेश्कियान ने इस बातचीत में अमेरिका पर इसराइल की आक्रामकता को समर्थन देने का आरोप लगाया और कहा कि यदि अमेरिका परमाणु वार्ता चाहता है तो उसे पहले इसराइल की कार्रवाइयों को रोकना होगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन वो अपने राष्ट्रीय अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दें कि फ्रांस का इसराइल के प्रति रुख कुछ समय से आक्रामक रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों हमेशा पश्चिमी एशिया में कूटनीति और संवाद को प्राथमिकता देते रहे हैं। मैक्रों का मानना है कि इसराइल के एक तरफा सैन्य हमले क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाते हैं और व्यापक युद्ध का खतरा पैदा करते हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी फ्रांस इसराइल के खिलाफ ही दिखा है। फ्रांस कई बार कह चुका है कि वे जल्द ही फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये वैश्विक राजनीति में इसराइल के लिए एक बड़ी हार के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को कोई भी देश एक राज्य या एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। अब उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात कर इसराइल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 12 दिन की ईरान इसराइल जंग में इसराइल को वो जख्म मिले हैं जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। लेकिन ईरान पर अमेरिकी हैवी बम गिरने और इस्राएली एयर स्ट्राइक के बावजूद वो नुकसान नहीं हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने B-2 स्प्रीट स्टील्थ बॉम्बर और GBU-57 बंकर ब्लस्टर बम का इस्तेमाल ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किया, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकाने इतनी गहराई पर हैं कि वहां तक अमेरिकी बम कोई खास नुकसान नहीं कर पाए। दरअसल ईरान ने सुरंग टेक्नोलॉजी पर जितना काम किया है उसकी मिसाल और कहीं भी नहीं मिलती। कहा जाता है कि इसका श्रेय IRGC यानी पासदारान इस्लाम की कुद्स फोर्स के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी को जाता है। कासिम सुलेमानी वो नाम जिन्होंने इराक को ISIS जैसे आतंकी संगठन के चंगुल से आजाद कराया था। इतना ही नहीं, आज भी गजा में इतनी तबाही के बावजूद जिस हमास के पास से इसराइल अपने बंधक आजाद नहीं करा पाया है, उसके पीछे भी कासिम सुलेमान का ही हाथ है। जनरल कासिम सुलेमानी अब दुनिया में नहीं है तो हमास की मदद उन्होंने कैसे की, ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा। कहा जाता है कि वो कासिम सुलेमानी ही थे जिन्होंने गजा में हमास को भी सुरंग बनाने की तकनीक सिखाई थी। ऐसी सुरंग जिन्हें इसराइल और अमेरिका अपनी सारी ताकत और एडवांस टेक्निक लगाकर भी नहीं ढूंढ पाए हैं। आज भी इस्राएली बंधक हमास के पास हैं।